हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमिक्स जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन 2010 से लेकर 2015 तक पूछे गए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पे आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्राइस थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2010 के एग्जामिनेशन में। ना हमारे पास जो प्राइस थ्योरी है इसको हम क्या कहते हैं ना, प्राइस थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, कभी कभार इस तरह से पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, और ऑप्शन में प्राइस थ्योरी भी दिया जाता है। ओके, तो आप इसको दोनों तरह से याद करिएगा। नब हम इसको प्राइस थ्योरी को माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं बिकॉज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करता है प्राइस मैकेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज़। ना वो इंडिविजुअल कमोडिटीज़ की जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस से जो इफेक्ट होता है इंडिविजुअल कमोडिटीज़ पे, उस पर स्टडी करता है। उसके बाद ये जो प्राइसिंग का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल है, उन पे भी डिस्कस करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल इनकम इज द। नेशनल इनकम क्या होती है? तो नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके, और फैक्टर प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? जब मार्केट प्राइस में से हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं मार्केट प्राइस से तो ये बनता है एट फैक्टर कास्ट। ओके, और हमारे पास जो नेशनल इनकम होती है वो फैक्टर कास्ट पे होती है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट या नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कास्ट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी। नाउ जब इन्फ्लेशन हो तो हम टैक्स रेट को हमें क्या करना चाहिए? नाउ इन्फ्लेशन एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, उस वजह से प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम पे हम टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बिकॉज जब हम टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो मनी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाएगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ। नाउ जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो उस टाइम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, मतलब इनकम दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होती है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो किसके फेवर में ज़्यादातर रहता है इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन ज़्यादातर फेवर रहता है रिच के इसमें। क्यों? बिकॉज प्राइसेस बहुत हाई होती हैं और जो रिच होते हैं वो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, वो बिजनेस करते हैं, वो कमाते हैं और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन होता है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करता है, किसके फेवर में? रिच के फेवर में। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोनोपोलिस्टिक रेस्टोर्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द। नाउ जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। नाउ हम जानते हैं मोनोपोलिस्ट एक मोनोपोली होती है जो सिंगल सेलर होता है, ठीक है, जिसको तमाम कंट्रोल प्राइसेस के अंदर होता है। अब वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टमर को, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस वो चार्ज करते हैं। ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, अब हम सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। नाउ इलास्टिसिटी जैसे आप जानते हो, इलास्टिक चेंज, ठीक है, तो चेंज ऑफ डिमांड, तो प्राइस का इम्पैक्ट या जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड चेंज होती है, जैसे इनकम है, वॉटएवर जो भी है, उन वजह से डिमांड के अंदर कितना चेंज हो जाती है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने प्राइसेस इंक्रीज कर दी, ठीक, तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत आ गई, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, जो ही प्राइस इंक्रीज कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे है, ठीक है, रेलवे में मोनोपोली है गवर्नमेंट की। अगर रेलवे वाले क्या करेंगे, इंक्रीज बहुत फेयर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, रेल ट्रेन का किराया बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। अगर लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बसेस का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं, तो जो डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो कम रहेगा। ठीक, ये आपको याद रखना है।
क्यों? बिकॉज वो उसने चेंज किया लेकिन उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम रहेगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कम रहेगा मतलब उन्होंने फेयर बढ़ाया, उन्होंने किराया बढ़ा दिया, बट लोग फिर भी ट्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हो सकता है उनको जो बसेस का किराया वो और ज़्यादा महंगा पड़ रहा हो, या वहाँ के लिए बसेस अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो वहाँ पे जो है मोनोपोलिस्ट और ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक। और जहाँ पे कोई फर्क नहीं हो वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जहाँ पे जो हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फेल इन केस ऑफ सेम इलास्टिसिटी, जहाँ इलास्टिसिटी सेम रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी, इसको हर बार जो क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इस सब चीज़ को आप याद रखिएगा। कभी कभार इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ रहता है, तो आपने लिखता है जहाँ पे सबसे कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, ठीक। इसी तरह से हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जो है लो प्राइस विल बी चार्ज। ओके, सो ये था आपके पास क्वेश्चन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस इकोनॉमी का इसेंशियल फीचर है? नाउ हम जानते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे तमाम कंट्री की जो प्लानिंग होता है वो उन्होंने ही करनी है कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे हमने बिजनेस करना, सारा कुछ, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका? सोशलिस्ट इकोनॉमी का। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक गुड। ना हमारे पास जो एग्जाम्पल इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होगी जिसका प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर की सर्विस है तो उसका हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए काम करता है। टीचर भी प्रॉफिट के लिए काम करता है। बैंकर्स ये भी क्या करते हैं? प्रॉफिट के लिए। बैंक में जो भी काम करते हैं वो प्रॉफिट के लिए। तो हमारे पास जो मदर सर्विस है, तो मदर जो अपने सर्विस करती है अपने बेटे की, अपने घर की, तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, तो दिस इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन इज द। जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारे पास सम टोटल ऑफ फैक्टरल इनकम, ठीक है। नाउ हम इस चीज़ को समझेंगे कि फैक्टरल इनकम क्या होती है। ना फैक्टरल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम रिसीव की, ठीक है। नाउ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हमारे पास है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। उनसे जो हम इनकम रिसीव करेंगे उससे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फैक्टर इनकम है लैंड, उससे जो हम इनकम रिसीव करेंगे उसको क्या कहेंगे? रेंट, ठीक। लेबर से जो इनकम जनरेट होती है उसको हम कहते हैं वेजेस, ठीक है। और इनकम जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल उससे हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डायमंड्स आर प्राइस्ड हायर देन वाटर बिकॉज। ना अब आप जानते हो कि जो डायमंड की प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। अगर डायमंड हमारे पास है 70-80 हज़ार होगा, ठीक है, और जो हमारे पास वाटर है वो 20 रुपये की बोतल मिलती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन, हम इनको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर डू नॉट बाई देम एट ए लोअर प्राइसेस, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हमें लोअर प्राइसेस पे डायमंड मिलेंगे तो हम तो सारा खरीद लेंगे, ठीक है। दे आर सोल्ड बाई सिलेक्टेड फर्म्स विद मोनोपोलिस्टिक पावर, तो इससे भी कोई डिपेंड नहीं करता, चाहे एक फर्म इसको सोल्ड करे या बहुत सारी फर्म्स करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, सी और डी। अब हम इनको पहले अच्छे से समझेंगे। सी ऑप्शन क्या कहते हैं? देयर मार्जिनल यूटिलिटी टू बायर्स इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम जो यूटिलिटी वर्ड है ना इसको समझेंगे। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में होती है रेफर टू टोटल सेटिस्फेक्शन। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम इसलिए खरीदते हैं बिकॉज हमें उससे क्या होती है? सेटिस्फेक्शन पूरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो हम क्या खरीदेंगे? बर्गर खरीदेंगे। हम बर्गर क्यों खरीदेंगे? बिकॉज हमें वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत तेज़ भूख लगी है और वो कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा तो उससे उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं खरीदेगा, ठीक है। या आप ब्रश खरीदोगे, आपको बहुत भूख लगी, आप ब्रश खरीदोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज ब्रश हमारी यूटिलिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना उस वक्त, ठीक है। तो यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, आप सिंपल याद रखोगे, ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग पावर उसको कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल यूटिलिटी ऑन एडिशनल कंजप्शन ऑफ गुड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत भूख लगी है, आपने मैंगोज खरीदेंगे, ठीक है। जब आप पहला मैंगो खरीदेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा उसके वांट थी कि यार मुझे खाना ही खाना है वरना मैं मर जाऊंगा भूख की वजह से, ठीक है। लेकिन आप जब दूसरा मैंगो खाओगे तो उसके अंदर जो यूटिलिटी है वो पहले के कंपेयर में कम हो जाएगी, फिर तीसरा खाओगे फिर कम हो जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको नफरत हो जाएगी, यार बहुत खा लिया मैंने, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक।
नाउ देखिए, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर और डायमंड को हम कंपेयर करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वाटर बोतल है, हमने उसको पिया, ठीक है, तो हमारे उसकी जो वांट थी उसके लिए वो बहुत थी। लेकिन जब हम दूसरी बोतल भी खरीदेंगे तब हमें उतना उसके लिए मतलब ये नहीं होगा कि यार मैं ये भी पी लेता, ठीक है, फिर हमें नफरत होगी, यार बहुत पानी मैंने पी लिया। तो मार्जिनल यूटिलिटी एज कम्पेयर टू डायमंड अब करेंगे। आप एक डायमंड खरीदोगे, फिर अगर दूसरा डायमंड खरीदोगे और आपके पास और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी, वो एज कम्पेयर टू वाटर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जितने डायमंड आपको मिलेंगे उतने आप समझोगे यार कम ही है, ठीक है, मैं और ज़्यादा लूँ एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बिकॉज जो डायमंड्स की मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, जो डायमंड्स हमारी वांट सेटिस्फाई करते हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। लेकिन अब हम डी ऑप्शन को भी देखेंगे, बिकॉज डी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टोटल यूटिलिटी इज हायर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए टोटल यूटिलिटी है पूरी वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है। अब अगर आप पूरी जिंदगी के लिए आप कंपेयर करोगे तो पूरी जिंदगी के लिए आपको वाटर जरूरी है एज कंपेयर टू डायमंड, ठीक है। अगर आपके पास डायमंड नहीं होंगे फिर भी आप जिंदा रहोगे, ठीक है, लेकिन अगर वाटर नहीं होगा तो आपके पास क्या है, लाइफ रिस्क में है। तो अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी वाटर की ज़्यादा है, हालांकि डायमंड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल हम बात करेंगे तो वाटर की टोटल यूटिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू डायमंड, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, सिर्फ सी ऑप्शन आएगा, बिकॉज जो मार्जिनल यूटिलिटी है डायमंड की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमारे पास जो गिवन 5 ईयर प्लान है कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट भी करेक्ट है 1951 से 56, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है 56 से 61, थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1966 में, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, बिकॉज 1966 से लेकर 1969 तक हमारे पास बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए थे गवर्नमेंट के अंदर। तो हमारे पास जो 5 ईयर प्लान था उसको सिर्फ 3 ईयर प्लान रखा गया था, तो वो रहा था 1966 से 1969 तक, ठीक है। और उस प्लान को डिक्लेयर किया गया था प्लान हॉलीडेज, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कभी कभार ये पूछा जाता है कि विच प्लान इज नोन एज प्लान हॉलीडेज, तो आपने लिखना है 1966 से लेके 1969 तक, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान था वो 1969 से 1974 तक चला था, ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, दैट इज फोर्थ प्लान, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द मार्जिनल रिटर्न इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। नो, मार्जिनल रिटर्न का मतलब है मार्जिनल आउटपुट, ठीक है। जब हमारे पास जो मार्जिनल आउटपुट है, मार्जिनल मतलब एडिशनल आउटपुट है, वो इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट पे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फाइन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक खेत है, उसके अंदर एक मजदूर काम कर रहा है और वो प्रोडक्शन कर रहा है 100 kg राइस, ठीक है। दूसरा जब आएगा तो फिर होने चाहिए थे 200 kg, लेकिन दूसरा जब आएगा हो सकता है वो 210 kg राइस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल जो हमारे पास आया वो 110 का आया, ठीक है। जो एडिशनल रिटर्न आया एक मजदूर लगाने से 110 आया, ठीक है। इस तरह से जब हम 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, जब हम 5 लगाएंगे, सपोज जब हम 5 मजदूर लगाएंगे तो हमारे पास आना चाहिए था जैसे 600 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना एडिशन हुआ, सिर्फ 90s का एडिशन हुआ, ठीक है। आपको मैं इसको थोड़ा दो लेवल पे देता हूँ एग्जांपल। जब एक मजदूर हमने लगाया तब हमारे पास था 100, अगर सपोज हमने 2 मजदूर लगाए तो हमारे पास आया 190। इंक्रीज तो हुआ बट एट डिमिनिशिंग रेट, पहले ने 100 दिया था लेकिन दूसरे ने सिर्फ 90 दिया, ठीक है। इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन रेट जो है डिमिनिशिंग रेट है, ठीक है। अब देखिए, मार्जिनल रिटर्न जब इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, जो टोटल रिटर्न है, तो टोटल रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, टोटल रिटर्न इंक्रीज होगा, बिकॉज पहले हमारे पास टोटल रिटर्न कितना था, 100 था, ठीक है। जब हमने 2 मजदूर लगाए तो 90 तो बढ़ा, डिमिनिश तो हुआ, लेकिन टोटल तो इंक्रीज हुआ ना, टोटल इंक्रीज हमारे पास कितना हुआ 190, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल रिटर्न है वो इंक्रीज होगा, यहाँ से भी देखिए, ठीक है। ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल रिटर्न, ये अभी डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये फिर भी इंक्रीज हो रहा है जो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स। नाउ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो रही है। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो कास्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा होलसेल पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्यों मिलती हैं सस्ती, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो तो उनको कास्ट कम पड़ती है, इसलिए हमें सस्ते में देता है। सो डिक्रीजिंग कास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय। इक्विलिब्रियम प्राइस को हम सबसे पहले समझेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है,
इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होती है। मींस जिसमें बायर वो भी सेटिस्फाई है, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है और प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई है, ठीक। और इसमें क्या होती है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट यानी कि एडिशनल कास्ट, जब एक यूनिट प्रोडक्शन करने पे हमारे पास क्या लगती है, एडिशनल कास्ट लगती है, वो किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और आपने याद रखना है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज जो मार्जिनल कास्ट है, अब जो एडिशनल कास्ट है, ठीक है, हमने जो है पहले लेट्स टेक हमने क्या किया, एक डेस्क प्रिपेयर किया, ठीक है, तो इसकी कास्ट हमारे पास आई 100, ठीक। अब दूसरा डेस्क हमने प्रोड्यूस किया, इसका भी आया 100, और हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है, कलेक्ट आ रहा है, वो भी 100 आ रहा है, ठीक है, ठीक। तभी तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल होगा। तो इस केस में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 0 रहेगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। नाउ जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, दैट इज GNP, इसको जब हम माइनस करेंगे D, ठीक है, तो ग्रॉस जो है ये खत्म हो जाएगा। जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ग्रॉस खत्म हो जाता है और ये क्या बनता है, N बनता है, दैट इज NNP, ठीक है। तो NNP का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर सपोज हमने इसको बनाना होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो इस चीज़ में से हमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है जिससे जो ये नेशनल है ये डोमेस्टिक लेवल पे आएगा। तो आपने कमेंट करके बताना है कि नेशनल में से हम किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये डोमेस्टिक बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सरप्लस बजट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग। सरप्लस बजट कब रिकमेंड की जाती है? नो, सरप्लस बजट एक ऐसी बजट होती है जिसमें जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। मींस जो टैक्सेस से पैसा कलेक्ट होता है वो हम ज़्यादा कलेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू जो हम पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करते हैं वो कम होता है। तो वो होता है बूम, दैट इज इन्फ्लेशन या बूम। बिकॉज इन्फ्लेशन ऑलरेडी क्या होता है, जिसमें बहुत सारा पैसा होता है, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सरप्लस बजट प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादा टैक्सेस लेवी करते हैं, ठीक। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।